Hello dear students. So in this video we are going to start the very important chapter of ionic equilibrium. Now as far as the JEE syllabus and the NEET syllabus is concerned, ionic equilibrium एक बहुत ही ज़्यादा important chapter है, ठीक है। और मेरा common experience ये suggest करता है कि बहुत सारे numerous students इस chapter में काफ़ी difficulty face करते हैं, उन्हें इसके concepts बहुत confusing लगते हैं and they are not able to solve the problems. So come on, we will start and learn this chapter in the easiest way and in the most fundamental way. मैं आपको इतनी आसानी से, इतने simple तरीके से इस chapter के सभी important concepts समझाऊंगा कि I'm sure after watching all the videos you will be able to solve each and every problem, right? So अब देखो ionic equilibrium basically है क्या? In the previous chapter हम लोगों ने chemical equilibrium के बारे में बात किया था, वहाँ पे हमने basic equilibrium के concept सीखे थे, right? So first of all आयनिक इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग आयंस इन सोल्यूशन। यहाँ पर आयंस वगैरह की कुछ बात होगी एंड देयर विल बी आयंस प्रेजेंट इन एक्वस सोल्यूशन जनरली। तो यहाँ पर वील बी डीलिंग विथ इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग आयंस। दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन आयनिक इक्विलिब्रियम, राइट? सो इफ आई जस्ट राइट डाउन द डेफिनेशन, so it will be an equilibrium involving ions in aqueous solution. Aqueous solution मतलब water is a solvent over there, ठीक है। तो ये बेसिक एक डेफिनेशन हो गई। नाउ हमने जो भी कॉन्सेप्ट्स केमिकल इक्विलिब्रियम में डेवलप किए थे, जो भी कॉन्सेप्ट सीखे थे हमने, सारे कॉन्सेप्ट्स अल्फा का, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, के का, क्यू का, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम का, वो सारे कॉन्सेप्ट्स एज इट इज अप्लाई करेंगे इन द चैप्टर ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम एज वेल। नथिंग इज गोइंग टू चेंज फ्रॉम इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ व्यू, जस्ट the nature of the equilibrium is going to change, right? Now अब यहाँ पे हम लोग बार बार अगर आयंस की बात कर रहे हैं तो बेसिकली देखो क्या होता है कि जो भी सब्सटेंसेस हैं, किसी भी सब्सटेंस को अगर हमने एक सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया, लेट अस से वाटर, किसी भी एक सब्सटेंस को हमने एक सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया, लेट्स से वाटर, तो किसी भी सब्सटेंस को हम लोग दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, राइट? वो क्लासिफिकेशन का तरीका क्या है? वो क्लासिफिकेशन का तरीका है एज electrolytes and as non-electrolytes। दो तरीके से हम सब्सटेंसेस को क्लासिफाई कर दिए, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो डिसॉल्व होने पर अपने आयंस में डिसोसिएट कर जाते हैं, ठीक है। एक पॉइंट में जो यहीं पर स्ट्रेस करना चाहूंगा, जो आगे चल के बच्चों को जनरली परेशान करता है, वो ये है कि बच्चे सॉल्युबिलिटी और इलेक्ट्रोलाइट बिहेवियर को इंटरमिक्स कर देते हैं। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि कोई चीज़ कितनी डिसॉल्व होगी, और इलेक्ट्रोलाइट बिहेवियर का मतलब होता है कि वो डिसॉल्व होने के बाद कटायंस या अनायंस में डिसोसिएट होगी, राइट? तो इन दोनों चीज़ों को हमें मिक्स नहीं करना है, ठीक है। सॉल्युबल का मतलब, सॉल्युबिलिटी और इलेक्ट्रोलाइट बिहेवियर आर नॉट द सेम थिंग्स, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। सॉल्युबल होने का मतलब कि कोई चीज़ कितनी ज़्यादा डिसॉल्व हो गई, राइट? जैसे NaCl और ग्लूकोज, राइट? NaCl इज ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर एंड ग्लूकोज इज ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर, बट NaCl इज एन इलेक्ट्रोलाइट एंड ग्लूकोज which has a formula of C6H12O6 is a non-electrolyte। अब ये बात बोलने का क्या मतलब है? देखो, इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं which dissociate into cations and anions on dissolution। Electrolytes are those substances which dissociate into cations and anions upon dissolution। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि जैसे NaCl सॉलिड को लिया जाए और लेट से उसे वाटर में डिसॉल्व किया जाए, तो NaCl सॉलिड वाटर में जाकर के क्या बना लेगा? NaCl सॉलिड वाटर में जाकर के NaCl एक्वस बना लेगा, राइट? सो दिस स्टेप बेसिकली इंडिकेट्स द सॉल्युबिलिटी पार्ट, कि वो कितना डिसॉल्व हो रहा है, राइट? सो NaCl काफ़ी सॉल्युबल होता है, इट इज़ अ हाईली सॉल्युबल सॉल्ट, तो वो पानी में डिसॉल्व होकर NaCl एक्वस बनाएगा। नाउ NaCl इज अ इलेक्ट्रोलाइट एज वेल। तो इलेक्ट्रोलाइट का मतलब हुआ कि ये जितना भी डिसॉल्व हुआ, अब ये वाटर में डिसॉल्व होने के बाद NaCl एक्वस के फॉर्म में ये नहीं रह पाएगा, इट विल नॉट एग्जिस्ट इन दिस फॉर्म। ये जितना भी डिसॉल्व हुआ
ये सारा का सारा डिसोसिएट कर जाएगा इनटू कटायंस, दैट इज Na प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस, राइट। सो ये वाला जो स्टेप है, दिस स्टेप इंडिकेट्स द इलेक्ट्रोलाइट बिहेवियर, एंड दिस स्टेप कि वो डिसॉल्व जब हो रहा है, दिस इंडिकेट्स द सॉल्युबिलिटी पार्ट। ठीक है, तो इन दोनों चीजों में हमें डिफरेंशिएट करना जरूरी है। ठीक है, कि ऐसा हम नहीं समझेंगे कि मैंने किसी चीज को इलेक्ट्रोलाइट बोल दिया तो आप सोचो कि वो बहुत ज्यादा सॉल्युबल होगा, या मैं किसी चीज को नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोल दूं तो आप सोचो वो सॉल्युबल नहीं होगा। दोनों चीजों को मिक्स नहीं करना है, राइट। इलेक्ट्रोलाइट एंड सॉल्युबिलिटी आर टू डिफरेंट थिंग्स, राइट। तो NaCl पानी में डिसॉल्व हुआ। अब अगर वो इलेक्ट्रोलाइट है तो जितना भी वो डिसॉल्व हुआ वो पूरी तरह से 100% डिसोसिएट कर जाएगा इनटू Na प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस, जो कटायन और अनायन बनाने की क्षमता रखता हो, जो कटायन और अनायन बनाने की पावर रखता हो, उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ओके, ऑन द अदर हैंड देयर आर सब्सटेंसेस लाइक नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। नाउ व्हाट आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स? Non-electrolytes do not dissociate into ions upon dissolution। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब हो गया जैसे कि लेट्स से ग्लूकोज। सो ग्लूकोज को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करो तो इट विल फॉर्म C6H12O6 एक्वस। एक्वस मतलब होता है डिसॉल्व्ड इन वाटर, राइट। इसका मतलब सॉल्वेंट इज वाटर। तो ग्लूकोज डिसॉल्व तो हो जाएगा भाई, सॉल्युबल तो है, बट डिसॉल्व होने के बाद इसमें फर्दर कोई कटायन या अनायन का फॉर्मेशन नहीं होगा। सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दैट ग्लूकोज इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। वो एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, वो कोई कटायन और अनायन फॉर्म नहीं करेगा, राइट। और जितने भी आपके शुगर्स होते हैं जैसे कि ग्लूकोज फॉर एग्जाम्पल लेट्स से C6H12O6, सुक्रोज C12H22O11, यूरिया N2H4CO, all these substances, urea is this is sucrose, this is glucose, all these substances are examples of non-electrolytes। यानी कि ये पानी में डिसॉल्व तो हो जाएंगे, बट डिसॉल्व होने के बाद they are not going to form any cation or anion. So this is the basic difference between an electrolyte and a non-electrolyte. Electrolyte मतलब जो आयंस बनाए, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो आयंस का फॉर्मेशन नहीं करे, वो सिर्फ डिसॉल्व हो रहा है। और इलेक्ट्रोलाइट जो है वो डिसॉल्व भी हो रहा है और कुछ उसके बाद आयंस भी फर्निश कर रहा है, कटायंस और अनायंस का फॉर्मेशन कर रहा है। नाउ द इलेक्ट्रोलाइट्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज strong electrolytes and as weak electrolytes, which we are going to see now. Fine. So जैसा कि मैंने अभी बोला कि जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं they can further be classified into two parts, and they are strong electrolytes एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स को हम लोग फर्दर दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, एज स्ट्रॉन्ग एंड एज वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। नाउ व्हाट आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर सब्सटेंस विच विल कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस, राइट। कंप्लीट डिसोसिएशन इनटू आयंस। और इफ यू रिमेंबर केमिकल इक्विलिब्रियम के चैप्टर में हम लोगों ने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो कि ये मेजर करता था कि कोई चीज कितना डिसोसिएट होगी, जिसको हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स अगर कंप्लीटली डिसोसिएट कर रहे हैं आयंस में, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का जो अल्फा होता है, दैट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वो नियरली 100% या फिर 1 के बराबर होता है, राइट। सो दे कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस। अच्छा, अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल्स क्या होंगे? वैसे तो हमें याद नहीं करना है कि एक लिस्ट बनाकर कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, बट स्टिल आई वुड रिकमेंड कि मैं जो कुछ 4-5 एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ, आप इनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसका बेनिफिट आपको इस
चैप्टर में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली इस बात का बेनिफिट जो है वो दिखाई देने लग जाएगा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का अगर थोड़ा सा हमें आइडेंटिफिकेशन है, और ये बहुत ही सिंपल है एक्चुअली, है ना, तो थोड़ा सा हमें आइडेंटिफिकेशन है तो प्रॉब्लम्स को अप्रोच करने में हमें और कन्वीनियंस और हमें और आसानी महसूस होगी, राइट। वी विल फील एट ईज विद द प्रॉब्लम। ओके, सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल्स होते हैं, सबसे पहले नंबर 1, ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड्स, शॉर्ट फॉर्म में आई विल राइट इट एज SA, ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ठीक है, जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ठीक है, अब सवाल आता है सर स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स मतलब यहां पर देखो, वैसे तो एसिडिक स्ट्रेंथ एक रिलेटिव चीज है कि ये इससे स्ट्रॉन्ग है, बट यहां पर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोलाइट बिहेवियर के बारे में बात कर रहा हूं। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड्स का मतलब यहां पे वो एसिड्स हैं जो वाटर में ऑलमोस्ट 100% तक डिसोसिएट हो जाते हैं, ऑलमोस्ट 100% तक डिसोसिएट हो जाते हैं। ठीक है, और ऐसे बेटा सिर्फ 5-6 ही एसिड्स होते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी लिस्ट है, ये सिर्फ 5-6 ही एसिड होते हैं। और एसिड वर्ड लेने के बाद तुम्हारे मन में जो 4-5 एसिड के नाम जो तुम 9th 10th 11th के लेवल तक सुनते हुए आए हो, एसिड वर्ड लेने के बाद जो तुम्हारे मन में 3-4 नाम आ रहे हैं, 5 नाम जो भी आ रहे हैं, उनको एक बार जरा जल्दी जल्दी रिकॉल करो। ठीक है, जैसे जैसे मैंने एसिड बोला तो सबसे पहले तो तुम्हारे मन में आ गया होगा HCl आया होगा एसिड सुनते ही, ठीक, और तुम्हारे मन में HNO3 आया होगा, ठीक है, और तुम्हारे मन में H2SO4 आया होगा। ये 2-3 नाम तो आए होंगे। इनके अलावा HBr HCl का ही भाई है, HI ये भी HCl का भाई है, ठीक है, और HClO4 दैट इज परक्लोरिक एसिड। दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस इज नाइट्रिक एसिड, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड एंड HClO4 इज परक्लोरिक एसिड। तो यही 5-6 एसिड जो हैं इनको याद कर लो, आगे के लिए बड़ा यूजफुल रहेगा ये। ठीक है, मेरी बात मानो और इन्हें याद कर लो। ये 6 एसिड्स जो हैं दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड दे विल डिसोसिएट अप टू 100% इन वाटर। इनका 100% डिसोसिएशन होगा, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और इनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 के बराबर है, राइट। दिस वाज द फर्स्ट एग्जांपल। ओके, दूसरा हो गया ऑल स्ट्रॉन्ग बेसिस। ठीक है, ऑल स्ट्रॉन्ग बेसिस, जितने भी स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं वो भी सारे के सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। अब स्ट्रॉन्ग बेस सुन के तुम्हारे मन में क्या क्या आता है? स्ट्रॉन्ग बेस सुन के तुम्हारे मन में आ रहा होगा जैसे कि NaOH, KOH, ये सब तो आ ही रहा होगा बेस वर्ड सुनने पे, NaOH और KOH। तो ये जितने भी बेसेस हैं वो सारे स्ट्रॉन्ग बेसेस हैं। और अगर मैं इस पूरे बात को एक लाइन में समअप कर दूं तो इट वुड बी द हाइड्रो ऑक्साइड्स ऑफ, लिसन वेरी केयरफुली, द हाइड्रो ऑक्साइड्स ऑफ एल्कली मेटल्स एंड एल्कली अर्थ मेटल्स। एल्कली मेटल्स सब लोग जानते हैं, ग्रुप 1 ऑफ पीरियोडिक टेबल आर एल्कली मेटल्स एंड ग्रुप 2 ऑफ पीरियोडिक टेबल इज एल्कली अर्थ मेटल्स। तो जितने भी एल्कली मेटल के बेसेस होते हैं दैट इज हाइड्रो ऑक्साइड्स होते हैं, और जितने भी एल्कली अर्थ मेटल के हाइड्रो ऑक्साइड्स होते हैं ऑल ऑफ देम आर स्ट्रॉन्ग बेसेस। वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग बेसेस होते हैं, जैसे कि NaOH, KOH, राइट, BaOH होल ट्वाइस। ये कुछ 2-3 मैंने एग्जाम्पल लिखे, बट इस लिस्ट में आप इंक्लूड कर सकते हो द हाइड्रो ऑक्साइड्स ऑफ एल्कली मेटल्स एंड एल्कली अर्थ मेटल्स। जैसे NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, आप इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये 100% टूट जाएगा इनटू Na+ एंड OH-। KOH भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इसको आप वाटर में डिसॉल्व करोगे ये 100% डिसोसिएट कर जाएगा इनटू K+ एंड OH-। सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस, और इन जनरल एल्कली मेटल के बेसिस और एल्कली अर्थ मेटल के बेसिस आर स्ट्रॉन्ग बेसिस। ठीक है, तो ये सेकेंड एग्जाम्पल हो गया। द थर्ड वन वुड बी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वुड बी ऑल सॉल्ट्स। जितने भी सॉल्ट्स हैं, ठीक है, जितने भी सॉल्ट्स हैं जैसे NaCl, KCl, AgCl, ठीक है, वो सभी सॉल्ट्स जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। ऑल सॉल्ट्स आर एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। फॉर एग्जांपल NaCl, KCl, है ना, KNO3, NaNO3, ऑल ऑफ देम आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ये ध्यान रखना कि किसी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी कम या ज़्यादा हो सकती है। जैसे कुछ तुमने सुना होगा प्रेसिपिटेट्स होते हैं, AgCl,
BaSO4। अब जिनको हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रेसिपिटेट्स बोलते हैं, बेसिकली इस चैप्टर में उनको बोला जाएगा स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स मतलब, स्पेरिंगली वर्ड मतलब होता बहुत कम, बहुत ज्यादा कम, राइट। सो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स वो होंगे जिनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, जिनको बेसिकली तुम आज तक प्रेसिपिटेट की तरह जानते हो, ठीक है, जिनकी बहुत ही ज्यादा, हद से ज्यादा कम सॉल्युबिलिटी है, ठीक है। तो कुछ सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो सकती है, कुछ सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी कम हो सकती है, वो बहुत थोड़ा सा डिसॉल्व करेंगे, लेकिन वो डिसॉल्व जितना भी करेंगे सॉल्यूशन में जाने के बाद वो रहेंगे 100% कटायन और अनायन के फॉर्म में। सो दिस इज व्हाट आई मीन टू से व्हेन आई से दैट ऑल सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, राइट। सो ये बात हमें ध्यान रखनी है, ठीक है, सॉल्युबिलिटी से मिक्स नहीं करना है। जैसे AgCl है, तो AgCl की सॉल्युबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम होती है, बहुत थोड़ा सा डिसॉल्व होता है, राइट। जैसे AgCl के लिए हम लोग इक्विलिब्रियम इस तरह लिखते हैं कि AgCl सॉलिड goes to AgCl aqueous। अब इस इक्विलिब्रियम की फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने की टेंडेंसी इज नेग्लिजिबल बेटा, ठीक है, बहुत ही कम टेंडेंसी है इस इक्विलिब्रियम की फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने की। क्यों? क्योंकि AgCl की सॉल्युबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम है, एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है जिसको प्रेसिपिटेट भी आप बोल देते हो, तो बहुत थोड़ा सा ये डिसॉल्व करता है, बहुत जरा सा इक्विलिब्रियम आगे की डायरेक्शन में जाता है, लेकिन जितना भी आगे जाता है वो पूरा का पूरा 100% डिसोसिएट कर जाता है इनटू कटायन एनायन। मतलब ये AgCl एक्वस ऐसी कोई चीज तुमको सोल्यूशन में नहीं मिलने वाली है, ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये जितना थोड़ा मोड़ा भी डिसॉल्व हुआ ये 100% डिसोसिएट कर जाएगा इनटू Ag प्लस एक्वस प्लस व्हाट, Cl माइनस एक्वस। ऑन द अदर हैंड अगर मैं इसी में NaCl की बात करूं तो NaCl एक ज्यादा सॉल्युबल सॉल्ट है, उसको मैं थोड़ा ऊपर लिख दे रहा हूं यहां पर, आई विल यूज दिस स्पेस ओवर हियर। ऑन द अदर हैंड अगर मैं NaCl की बात करूं तो NaCl एक थोड़ा ज्यादा सॉल्युबल सॉल्ट है, ठीक है। तो NaCl सॉलिड, NaCl के लिए ये स्टेप काफी आगे तक जाएगा, काफी आगे तक जाएगा, तो तुम देखोगे कि कई बार NaCl के लिए ये रिवर्सिबल साइन नहीं भी लगा हुआ, या तुम लगाने को लगा भी सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो NaCl के लिए ये इक्विलिब्रियम बहुत आगे तक शिफ्ट करेगा, ठीक है, बहुत लार्ज एक्सटेंट तक होगा क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी काफी ज्यादा है, ठीक है। बट ये भी जितना भी डिसॉल्व होगा ये पूरा का पूरा 100% डिसोसिएट कर जाएगा इनटू व्हाट बताओ, Na प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस, ठीक है। तो डिफरेंट सॉल्ट्स में हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटी, बट इलेक्ट्रोलाइट वाइज सब सेम है, सब के सब जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। ओके, इज दैट क्लियर नाउ? तो मेरे हिसाब से आपको ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दिया, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। बेस में आप लिख सकते हो ऑल बेसिस ऑफ एल्कली एंड एल्कली अर्थ मेटल, जैसे CaOH होल ट्वाइस भी हो जाएगा, SrOH होल ट्वाइस, ये सब एल्कली अर्थ मेटल्स के हैं, वो सब इसी लिस्ट में इंक्लूड हो गए, ठीक है। नाउ अब बारी आती है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की। अब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जिनका डिसोसिएशन पूरी तरह से ना हो, जिनका डिसोसिएशन पार्शियल हो, पूरी तरह से डिसोसिएशन ना हो, राइट। सो दे अंडरगो पार्शियल डिसोसिएशन, और इनके अल्फा का वैल्यू ऑब्वियसली, अब कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हो रहा है तो इनके अल्फा का वैल्यू 1 नहीं होगा, 1 से छोटा होगा, काफी छोटा होगा, ठीक है। सो दे अंडरगो पार्शियल डिसोसिएशन एंड देयर अल्फा इज लेस देन 1, अल्फा इनका 1 से काफी छोटा होता है, ठीक है। अब सवाल आता है कि भाई ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का सबसे पहला एग्जाम्पल है नंबर वन ऑल वीक एसिड्स, ठीक है। अब मन में क्वेश्चन आता है कि सर ये वीक एसिड्स क्या होते हैं? तो देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड की लिस्ट अभी बनाई गई थी, स्ट्रॉन्ग एसिड की लिस्ट में ये 5-6 नाम लिखे गए थे। इनके अलावा और जितने भी एसिड्स हैं वो सारे के सारे तुम वीक एसिड की कैटेगरी में डाल सकते हो। और यहां पर वीक एसिड कहने का मतलब है कि जिनका डिसोसिएशन 100% नहीं होगा, इट विल बी पार्शियल। इन जनरल तुम्हारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी एसिड्स होते हैं, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ये सारे के सारे एसिड्स जो हैं दे आर वेरी गुड एग्जांपल्स ऑफ वीक एसिड्स, दैट इज दे विल अंडरगो पार्शियल डिसोसिएशन। जैसे HCl को तुम मिलाओगे तो HCl जितना भी डिसॉल्व होगा वो 100% H प्लस Cl माइनस में टूट जाएगा। लेकिन एसिटिक एसिड के साथ ऐसा नहीं होगा। अगर तुम एसिटिक एसिड जो कि CH3COOH एक्वस है,
इसको तुम अगर वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये कुछ थोड़ा सा डिसोसिएट करेगा और बनाएगा H प्लस एक्वस प्लस CH3COO माइनस एक्वस। ठीक है, तो कुछ ये डिसोसिएट करेगा H प्लस और इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, लेकिन उसका कुछ पोर्शन अनडिसोसिएटेड फॉर्म में इस तरह से भी एग्जिस्ट करेगा। जैसे HCl इस वाले फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, HCl पूरा का पूरा जितना भी है 100% H प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा, लेकिन एसिटिक एसिड इस फॉर्म में भी रहेगा और इस फॉर्म में भी रहेगा, तो ये एक वीक एसिड हो गया। और जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं इनके अलावा और जितने भी एसिड्स हैं HNO2 है ना, H2CO3, ये सभी एसिड्स जो हैं वो वीक एसिड के एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है, इसी तरह से और अगला एग्जाम्पल हो गया वीक इलेक्ट्रोलाइट का, वीक बेसिस। ऑल weak bases are also examples of weak electrolytes। ये सब भी जो है वो weak electrolyte होते हैं। अब weak base क्या हो जाएंगे? weak base हो जाएंगे जितने भी इनके अलावा bases हैं, जितने भी organic में bases आते हैं, all organic bases, जैसे कि for example let's say amines है ना, amines are very good example, ammonium hydroxide, right? So NH4OH, जितने भी नाइट्रोजन बेस्ड बेसिस होते हैं। अब NH4OH को तुम जब वाटर में डिसॉल्व करोगे तो अगेन दिस विल नॉट डिसोसिएट 100%, इसका अल्फा 1 नहीं होगा, इसका पार्शियल डिसोसिएशन होगा, तो ये एग्जिस्ट करेगा NH4 एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस के फॉर्म में, इस फॉर्म में भी करेगा और कुछ अनडिसोसिएटेड फॉर्म में भी पड़ा रहेगा जो डिसोसिएट नहीं होगा। ठीक है, और इसके अलावा जितने भी नाइट्रोजन बेस्ड बेसिस हैं, 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, जो भी अमीन्स के बारे में आप पढ़ते हो वो सब जो है वो वीक बेसिस होते हैं, राइट? सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ 2 फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, दैट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। एक पॉइंट जो मैं यहां पर स्ट्रेस करना चाहूंगा एंड दैट पॉइंट इज रिगार्डिंग H2SO4। ठीक है, H2SO4 से रिलेटेड क्या पॉइंट है? H2SO4 से रिलेटेड ये पॉइंट है कि बेटा देखो H2SO4 जो है वो एक डायप्रोटिक एसिड है। अब तुम पूछोगे सर ये डायप्रोटिक एसिड क्या होता है? डायप्रोटिक एसिड मतलब जो 2 H प्लस दे सकता है, जैसे ये सारे के सारे जो है वो क्या है, मोनोप्रोटिक एसिड है, ये एक ही एक H प्लस देंगे, लेकिन H2SO4 से तो 2 H प्लस आ सकता है। ठीक है, तो अब H2SO4 के लिए क्या होता है कि उसके जो 2 H प्लस हैं किसी भी डायप्रोटिक या ट्राइप्रोटिक एसिड में जो उसके H प्लस होते हैं वो स्टेप वाइज निकलते हैं, हमेशा ही काम होता है ना। स्टेप वाइज निकलने का मतलब पहले वो एक H प्लस दे देगा, फिर दूसरा H प्लस देगा, ट्राइप्रोटिक है तो फिर तीसरा देगा, तो इस तरह से स्टेप वाइज उसका डिसोसिएशन होता है हमेशा किसी भी एसिड के लिए जो कि पॉलीप्रोटिक है, जैसे डायप्रोटिक या ट्राइप्रोटिक एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब जैसे H2SO4 एक डायप्रोटिक एसिड है तो H2SO4 पहले डिसोसिएट करेगा और फर्स्ट स्टेप में ये डिसोसिएट करके बनाएगा H प्लस एक्वस प्लस HSO4 माइनस एक्वस। फर्स्ट स्टेप में डिसोसिएट करके ये बनाएगा, इसमें से एक H प्लस निकाल दोगे तो H प्लस प्लस HSO4 माइनस बन जाएगा। ठीक है, और अब इस HSO4 माइनस एक्वस में से दूसरा H प्लस निकलेगा और ये बनाएगा H प्लस एक्वस प्लस एक H प्लस और निकल गया तो इट विल फॉर्म SO4 2 माइनस एक्वस। स्टेप वाइज डिसोसिएशन होता है, पहले एक H प्लस आता है फिर दूसरा H प्लस आता है। नाउ H2SO4 के लिए ये जो फर्स्ट स्टेप है ये तो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाला बिहेवियर है, मतलब पूरा कंप्लीट डिसोसिएशन इसका होता है। ठीक है, लेकिन जो दूसरा वाला स्टेप है ये एक थोड़ा सा वीक इलेक्ट्रोलाइट वाला बिहेवियर रखता है, तो यहां पर मैं क्या करता हूं, एक रिवर्सिबल का साइन देता हूं, मतलब इसके लिए पूरा ऑलमोस्ट 100% डिसोसिएशन इसका नहीं होता है। ठीक है, बट जब तक प्रॉब्लम में डायरेक्टली इसके बारे में बात ना हो, ऐसा कुछ नहीं बोला जाए मानने के लिए, तब तक इन जनरल हम लोग दोनों स्टेप्स को ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग मान के कई बार प्रॉब्लम्स में सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, बट वेरी एक्यूरेटली स्पीकिंग H2SO4 का फर्स्ट स्टेप तो एकदम 100% डिसोसिएशन पे जा रहा है, दैट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बिहेवियर, बट द सेकेंड स्टेप HSO4 माइनस का डिसोसिएशन ऑलमोस्ट 100% नहीं है, उसका कुछ थोड़ा सा पार्शियल नेचर है, बट अनलेस एंड अनटिल इट इज मेंशन्ड, अगर अलग से प्रॉब्लम में एक्सप्लिसिटली जब तक बोला नहीं जाए तब तक बहुत बार हम लोग क्वेश्चन करने के लिए दोनों स्टेप्स को ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग मानकर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं।